नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे पहले मेहमान हैं दीपक जोशी। पिंटू जोशी जी के नाम से ने पूरा शहर बड़े प्यार से बुलाता है, पहचानता है, घंटों घंटों तक चर्चाएं करता है। और पिंटू जी लगातार अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने जनसमूह को अपने पास एकत्रित करके रखे हुए लगातार 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया जब पिंटू जोशी जी शहर के हर गलियारे में घूमते, लोगों से चर्चाएं करते देखे जाते। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने चर्चित चेहरे रखा है। पिंटू जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक शो के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आप पहले गेस्ट हैं, हमारा चैनल भी नया है, इसलिए आप जैसे शख्सियतों से चर्चा करना चाहता है कि आपकी राजनीतिक शुरुआत जो है, राजनीति की शुरुआत जो है, आपने ढेरों पदों पर आज तक काम किया है। लगातार आप काम करने के साथ साथ उन मंचों पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए देखे गए जो कांग्रेसी मंच कहलाते हैं। लेकिन कई बार देखा यह भी जाता है कि आप जैसे युवा जो है राजनीति, तरह तरह की राजनीति का शिकार भी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सर्वप्रथम तो आपके इस नए वेंचर को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी कोई 2 युवा विचार एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसका जो घर्षण होता है तो कुछ अच्छा अमृत का उसमें उत्पादन होता है। तो चूंकि आपका चैनल और आपका जो ये विचार है, नया विचार है, तो मुझे विश्वास है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कुछ ऐसी शहर में अपना स्थान कायम करेंगे जिसकी वर्षों से ज़रूरत है और जिसकी लोग की मांग है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं हमें भी आप जैसे चेहरे और आप जैसे शख्सियतों की आवश्यकता है जो एक विचार के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक आपका गोल है कि वो किस तरह से आप शहर का भला कर सकते हैं, प्रदेश का भला कर सकते हैं, अपने संगठन और पार्टी का भी भला कर सकते हैं। आखिर कांग्रेस से जुड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका शुरू से? जिस तरह से आपकी एजुकेशन हुआ होगा, प्राथमिक शिक्षा हुई होगी, क्या पहले बचपन से ही कांग्रेस के प्रति लगाव रहा है या फिर बार बार विचारों में कांग्रेस आने से कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में? मेरा सौभाग्य रहा कि बचपन से ही मैंने राजनीतिक परिदृश्य को बड़ी नज़दीक से देखा, सीखा और उसको आत्मसात किया। लेकिन एक राजनीतिक परिवार को होने के बावजूद भी बड़े आश्चर्य के साथ आपको बताने आप लगेगा कि मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में हूँ। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर उस विचार को आगे बढ़ाऊँ कि कोई व्यवसाय, कोई अच्छा किसी फील्ड में जाकर अपना फ्यूचर बनाऊँ। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जिस संघर्षों का सामना मेरे पिताजी को करना पड़ा, उस संघर्षों का सामना मुझे करना पड़े। स्वाभाविक है, हर पिता अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहता है। उन्होंने भी हर प्रयास करा कि मैं राजनीति में ना आकर और किसी अन्य क्षेत्र में अपना नाम बड़ा कर पाऊँ। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको बचपन से ही आप किसी विचार को नज़दीक से देखते हैं और उस विचार को जब समझते हैं और उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि राजनीति में आना है, तो उसके पीछे विचार, मेरे लिए विचार ये था कि राजनीति एक वो इकलौता साधन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई डिफरेंस ला पाएँ, कोई लोगों की मदद कर पाएँ। ये ऐसा मंच है जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जा सकते हो और उनके जीवन को सुलभ बना सकते हो। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अगर कांग्रेस पार्टी तुम्हें पसंद है तो मालूम तो हो कि कांग्रेस पार्टी क्या है, या जो हमारी पार्टी के सामने जो पार्टी है, जो वर्तमान में अन्य विचारधारा है, उनका भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। तब जाके मालूम पड़े कि इनमें आपके लिए श्रेष्ठ कौन है। चूँकि बहुत डेमोक्रेटिक विचारधारा का आदमी हूँ, तो हर आदमी को अपनी मन की विचारधारा सोचने का और पालन करने का अधिकार है। तो पहले मैंने कांग्रेस का अध्ययन करा। एक माननीय एपी तिवारी जी, गांधीवादी, बड़े महान चिंतक विचारक हैं जो पचमढ़ी में रहते हैं। उनके कुछ हफ्ते उनके आश्रम गया, नज़दीक से जाना कि हमारे पार्टी की विचारधारा किन आधार स्तंभों पे टिकी हुई है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो मूल संस्था है आरएसएस, उसके अध्ययन करा, उनके विचारकों से मिला, उनके बारे में जाना। कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में जाना हुआ, उनके विचार, उनकी जो बेसिक, उनका जो फंडामेंटल्स है, उसके बारे में जानने का मौका मिला। उसके बाद में मेरे पिताजी ने बोला कि तुम तय करो कि तुम अपने आप को किस विचारधारा के नज़दीक पाते हो। तो मैंने अपने आप को कांग्रेस की डेमोक्रेटिक विचारधारा, सेकुलर विचारधारा के नज़दीक पाया। इस विचारधारा का मूल आत्मा ही ये है कि बिना जात, धर्म, लिंग के भेदभाव के सबको समान अवसर देने वाली पार्टी और उस विचारों पे काम करने वाली पार्टी।
चूँकि बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा, तो मुझे लगा कि मैं इस पार्टी में एक कार्यकर्ता बनकर कुछ डिफरेंस ला पाऊँगा और आम जनजीवन से अगर मेरा जुड़ाव होता है तो उनकी ज़िंदगी को जितना अच्छा सुलभ कर पाऊँ वो मेरा लक्ष्य रहेगा। पर चूँकि साथ में पढ़ाई भी चलती रही, तो कॉलेज करते करते छात्र राजनीति में आए, NSY से जुड़े और छात्र राजनीति से आगे बढ़कर यूथ कांग्रेस में आए। अब यूथ कांग्रेस का ये मेरा अंतिम वर्ष है, इसके बाद मैं बड़ी कांग्रेस में शिफ्ट होने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी पार्टी की जो विचारधारा का, जो पहले नर्सरी में एडमिशन लिया, फिर हाई स्कूल में है, अब कॉलेज में आने वाले हैं, कैसे। बिल्कुल सही बात है। और आप बाकायदा पीढ़ी दर पीढ़ी या यूँ कहे कि कदम दर कदम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। और यही कहीं ना कहीं एक गुण भी हो सकता है कि आपकी जो लोकप्रियता है इंदौर जैसे महानगर में एक जैसी सभी विधानसभाओं को यदि जोड़ लिया जाए तो एक जैसी लोकप्रियता आपको लेकर देखी जाती है और लगातार सुनने को भी मिलती है। जैसे कि आपको विरासत में राजनीति मिली हुई है, पापा पिताजी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी ने जितनी आपको टिप्स दी, उन्हें यूँ भी खरी खरी के लिए पहचाना जाता है। पूरा इंदौर शहर जानता है कि उनके करीब जो भी जाता है उसे एक बार खरी खरी ज़रूर सुनने को मिलती है। वह सत्य मार्ग दिखाते हैं सबको हमेशा। आपको भी उन्होंने यही मार्ग दिखाया। यही कारण हो सकता है कि आपने की जो नींव जो पक्की हुई है कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने हर सेगमेंट में जाके, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो संघ हो, सबके विचारधाराओं को करीब से समझने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का काम, कांग्रेस का लोकतंत्र पढ़ने के साथ ही अपने आप में आत्मसात किया और उसी राह पर चल निकले हैं जो आपके पिताजी की राह थी, जनसेवा की राह। क्योंकि एक या दो पीढ़ी हम पहले चले जाए तो आज भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी को जानने वाले, पहचानने वाले, उनके कृतित्व को, उनके द्वारा गरीबों और अंत्योदय के लिए किए गए कार्यों को स्लम एरियाज़ में आज भी पहचाना जाता है। कितनी खुशी होती है एक पिता के नाम के साथ में आप जैसा सुलझा हुआ युवा पॉलिटिशियन लोगों के बीच जाता है और लोग खुद होकर आपसे मिलने आते हैं। देखिए, राजनीति का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है कि आपको विपक्षी भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं और अगर आपने कोई कृत्य बुरा किया हो तो उसका भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखना पड़ता है। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे पिताजी ने जो जीवन अपना राजनीति में बिताया है, पहले तो अपनी शर्तों पे बिताया है और उसके बाद में कभी आर्थिक और वेस्टल इंटरेस्ट से कभी राजनीति नहीं करी। उनके पीछे सीधा सीधा उद्देश्य था कि राजनीति मतलब कोई मालिक या कोई रहनुमा नहीं, अभी तो राजनीति एक झाड़ू होती है। झाड़ू का काम ये रहता है कि आप स्वच्छता बनाए रखें, व्यवस्थाओं को लागू करें। तो राजनेता के रूप में मेरी परिभाषा ये है कि राजनेता एक पोस्टमैन है जो जनता की भावना को मूल स्तर पर कैसे मूल रूप ले पाए और जनता की भावना को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाए। और राजनेता एक साधन है, माध्यम है। अब राजनेता अगर अपने आप को भगवान विष्णु समझने लग जाए या राजनेता अपने आप को बहुत महान समझने लग जाए तो उसका स्वागत है, लेकिन मेरी भावना तो ये है मेरे मन में कि राजनेता तो एक व्यवस्था का हिस्सा है जो जनता और शासन के बीच की पुल का काम करता है। बिल्कुल सही कहा। राजनेता एक साधक के रूप में भी कहा जा सकता है। राजनेता को एक सही राजनेता को जो निस्वार्थ भाव से जनसेवा करना चाहता है उसे तपोनिष्ठ भी कहा जा सकता है। जिस तरह से संयम और धैर्य का परिचय देना होता है एक जनता के लिए, जनसेवक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को। और कहीं ना कहीं यही छवि आपके भीतर भी देखी जाती, महसूस की जाती। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि भले ही कोई व्यक्ति अपने करीब ना हो लेकिन दूर से भी बहुत कुछ समझ आता है। आप उन पॉलिटिशियन, युवा पॉलिटिशियन, उभरते पॉलिटिशियन के रूप में पहचाने जाते हैं जिनसे उम्मीद है कि भविष्य के आप राजनेता हैं। किस तरह महसूस होता है आपको? कभी ये एनर्जी या ये फीडबैक कभी मिलता है? देखिए, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लोगों का असीम प्यार मिला है, इसलिए मैंने कभी राजनीति नहीं करी। चूँकि पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करता है। राजनीति शब्द का परिभाषा समय समय बदलते जा रहा है और आजकल का युवा राजनीति शब्द से नफरत करने लग गया है। राजनीति कोई बहुत बड़ा टिपिकल कोई मैकेनिकल साइंस या एटॉमिक साइंस नहीं है। जिस भी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हो, आप उसकी मदद कर पाएँ, वो राजनीति है। कोई आपातकाल आए, आप लोगों के लिए खड़े हो पाएँ, वो राजनीति है। किसी प्रतिभा जिसको मंच नहीं मिल रहा हो, जिसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा हो, आप उसको भीड़ के बीच से निकाल कर आगे लाएं, वो राजनीति है। तो राजनीति इकलौता ऐसा क्षेत्र है मेरे हिसाब से जहाँ सबसे कम राजनीति होती है। देखा जाए तो खेलों में राजनीति ज़्यादा होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस में राजनीति ज़्यादा होती है
और हाल ही में एकता कपूर के सीरियल्स को धन्यवाद कि परिवारों में भी राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। राजनीति इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम राजनीति होती है, लेकिन लोग अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप कम से कम उनकी अपेक्षाओं विश्वास पे खरा उतरें। तो चूँकि मैं ठेठ इंदौरी हूँ और मैं कहीं विदेश पढ़ने भी नहीं गया, ना मैं कहीं किसी इंदौर के बाहर रहा हूँ और अचानक से आकर मेरे पिताजी की गद्दी संभाल ली हो। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कार्य करा और उन्हीं साथियों ने मुझे अपने बीच से आगे बढ़ाया है कि अब तुम्हें हमें लीड करना चाहिए, तुम्हें शहर में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देना चाहिए। तो मेरा विचार ये है कि राजनेता जो होता है वो भी आम जनता जैसा ही होता है और उन्हीं में से होता है और उनके विचारों को समझने वाला होता है, क्योंकि जब तक आप लोगों की मन की बात नहीं समझेंगे, लोगों की तासीर नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे कार्य कर पाएंगे। तो मेरा तो सीधा उद्देश्य ये है और इकलौता उद्देश्य ये है कि जो लोग मुझसे अपेक्षा करें, लोग सोचे कि ये अच्छा होना चाहिए और उस अच्छे होने में मेरी कहीं भूमिका आ पाए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको इंदौर शहर या प्रदेश या देश किस दिशा में ले जाना है ये हमको तय करना है। तो हमारा शहर रहने लायक हो, हमारा प्रदेश रहने लायक हो, हमारा देश रहने लायक हो, तो उसके लिए हम क्या वातावरण बना पाएँ जिससे आम जनमानस को, गरीब ही नहीं अभी तो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी लोगों का ये देश है, किसी एक वर्ग का देश नहीं है। तो सभी के लिए अनुकूल परिस्थिति कैसे बने और उस परिस्थिति में हमारा क्या योगदान हो, वो राजनीतिज्ञ का दायित्व होना चाहिए। तो मेरा भी लक्ष्य वही है कि जो वर्तमान में समय काल परिस्थिति मांग करती है वो कार्य हमें करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा और कहीं ना कहीं एक बात आपने सही कही। और मेरा अगला प्रश्न तो ये है कि ये इंदौर शहर जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश जोशी जी के शहर के रूप में पहचाना जाता है। कहीं ना कहीं ये बात पूरे मध्य प्रदेश का दिल्ली दरबार तक कही जाती है कि इंदौर यानी महेश जोशी जी का शहर। आपको ये सुनकर कैसा लगता है? वाकई इस शहर के लिए कुछ करने का जो आपके भीतर जो जज्बा है, वो जो एक उत्तेजना है, उसको आप कैसे संयमित रख पाते हैं? ये मेरा शहर, इंदौर मेरा शहर है, तो इसके पीछे अहंकार नहीं, इसके पीछे असीम प्यार है। असीम प्यार है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास, असीम प्यार है, लोगों का विश्वास है पीछे, इसलिए हम इंदौर के हैं। और इंदौर पे जब इंदौर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंदौर के लिए खड़े हैं, क्योंकि जो कुछ मिला है इसी माटी की कृपा से मिला है। मेरे पिताजी पढ़ने इंदौर आए थे, राजस्थान में दूर दराज के रहने वाले थे। इंदौर शहर ने इतना दिया है कि अपने 7 जन्म भी लेंगे तो हम अपनी शहर का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और माँ अहिल्या के नगर के बारे में तो ये कहना है कि जो इंदौर आता है उसका कल्याण होता है। तो भविष्य में इंदौर के एक युवा होने के नाते इंदौर को जो अधिकार है, वर्षों से इंदौर का अधिकार जो कम हो रहा है, या इंदौर ने जो योगदान विकास के रूप में दिया है, लेकिन इंदौर को इतना कभी नहीं मिला है। बिल्कुल रिटर्न के रूप में नहीं मिला है। हम आर्थिक राजधानी तो हैं, लेकिन सरकार कोई सी भी पार्टी की हो, जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। वर्षों बाद हमारा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हुआ, वर्षों बाद हमारे यहाँ एजुकेशन हब के रूप में हम स्थापित हुए, वर्षों बाद मेडिकल और अन्य फैसिलिटीज़ हमारे इंदौर में आनी चालू हुई, वो भी सरकार का कम से कम योगदान और यहाँ के संस्थानों का सर्वाधिक योगदान है। हमारे इंदौर में तो तुकोजीराव और यशवंतराव जी के समय, मल्हार होलकर्स के समय से, क्षमा चाहूँगा, होलकर्स के समय से ही इंदौर संगठित क्षेत्रों में लग गया था। उस समय होलकर परिवार ने इंदौर में कपड़ा मार्केट को संगठित करके हज़ारों दुकानें एक साथ करी, बड़ी बड़ी एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इंदौर के समाजों ने डाले, जो सरकार का काम था। तो उसके पीछे मेन उद्देश्य ये रहा कि इंदौर के लोग हमेशा प्रगतिशील सोच के रहे। उनका हमेशा ये रहा कि सरकार करे ना करे, हमें हमारे शहर के लिए करना है। लेकिन अगर सरकार का थोड़ा बहुत पुश किसी भी शहर में लग जाए तो उसको पूना, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर बनने में देर नहीं लगती। तो हमारा इंदौर आज उस कोने पे खड़ा हुआ है कि वो किसी बड़े मेट्रो सिटीज़ से आने वाले समय में बराबरी कर सकता है। तो इंदौर शहर को उसका हक अधिकार मिले, इंदौर शहर को उनका जो योगदान है समाज में, देश के विकास में, उतना इंदौर शहर को वापस रिटर्न मिले। तो कहीं ना कहीं हमारा इंदौर शहर और बड़ा रूप लेगा। साथ ही साथ में हमारी जो संस्कृति है उसको सहेज के हमको आगे बढ़ना है। पूना उसका एक जीवंत उदाहरण है कि पूना एक बहुत बड़ा शहर हो गया, मेट्रोपॉलिटन हो गया है, लेकिन पुणे की आत्मा आज भी जीवित है। तो हमारा इंदौर, हम कितने भी आधुनिक हो जाए, लेकिन हमारा इंदौर का जो इंदौरीपन है वो हमेशा बरकरार रहे, कायम रहे। और जो आपस में प्रेम भाव है, क्योंकि बड़े कम शहरों में देखा गया है कि अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने जानने पहचान वाले को या शहर वाले की तरक्की देख के आदमी खुश होता है। इंदौर शहर की ये सबसे बड़ी
खासियत है कि हमारा शहर का जो व्यक्ति है वो प्रगतिशील है। अपने किसी मिलने जुलने वाले या किसी भी बाशिंदे का अगर बड़ा नाम होता है, कुछ अच्छा करता है, तो हम स्वयं में गर्व महसूस करते हैं। तो ये इंदौरीपन की इंदौरियत की बहुत बड़ी खासियत है। तो ये खासियत साथ में लेकर हम विकास के लिए आगे बढ़ें, इंदौर शहर को बड़ा मेट्रोपॉलिटन का रूप दे, ये दोनों का समावेश होना इंदौर के लिए अति आवश्यक है। लगातार अपनी बातें सबके सामने रखते हैं और कहीं ना कहीं आप भले ही कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन आपके प्रशंसक अन्य पार्टी, खासतौर से आपकी कॉम्पिटिटर पार्टी जो है बीजेपी, उसमें भी ढेरों देखे जाते हैं। क्या कारण है, वो कौन सा गुण है, क्या किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, आखिर वो क्या है जो जिसके चलते आपके जहाँ भी हम कहीं चर्चा करते हैं, चौराहों की चर्चा ढेर सारी होती है इंदौर शहर में, खूब चौराहों से माहौल बनता है, उन चर्चाओं में आप हमेशा शामिल रहते हैं। अगर वो कौन से गुण है जिसके कारण आपने इंदौरियंस का दिल जीता है? वो मेरी खुशकिस्मती है कि लोग मुझे प्यार करते हैं और लोगों का आशीष और आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन इसके पीछे मेरे मन में एक बात है कि जैसे जैसे आदमी पॉलिटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी इनोसेंस खोता जाता है। तो मेरे मन में हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अपने अंदर का एक बच्चा, अपने अंदर की जो इनोसेंस है बरकरार रहे मुझ में, ताकि सही को सही, गलत को गलत, और जो मुझे पसंद हो उसको मैं पसंद बोलूँ, जो मुझे ना पसंद हो उसको साफ बोल दूँ। तो कम से कम लोगों को मेरे बारे में कोई धारणा बनाने में आसानी हो सके। और कोई भी पार्टी अगर कोई फंडामेंटल मिस्टेक करती है, कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल मिस्टेक करता है जो मानवता के विरुद्ध है, जो नियम के विरुद्ध है, भारत के संविधान के विरुद्ध है, उसके खिलाफ अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? तो हम में वो साहस होना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत समझ पाएँ और उसके अनुसार हमारा निर्णय ले पाएँ। तो मेरी पार्टी या कोई भी पार्टी को हम उतना ही फॉलो करें जितना हमारा अंदर की अंतरात्मा बोल पाए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ज़िंदगी भर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद मुझ में साहस है कि मेरी पार्टी अगर कोई जन विरोधी निर्णय कभी लेने की कोशिश करे तो मैं पार्टी का सेवक होने के नाते पार्टी को बताऊं कि ये जनता के विरोध का निर्णय है। या कोई अधिकारी या कोई शासन सत्ता अगर शहर में या देश में किसी भी ऐसे निर्णय को लेती है जो जनता के हित में नहीं हो, तो हमें साहस होना चाहिए कि उसके सामने मोर्चा लेके खड़े रहें। और वो साहस है जो लोगों का विश्वास मुझ में दिखाता है। और चूँकि आप ही सबके बीच का निकला हुआ हूँ, ज़िंदगी भर आप सबके बीच में ही रहूँगा, तो लोग मुझे अपना मानते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं, भतीजा मानते हैं, मित्र मानते हैं। तो मुझे सौभाग्य है कि लोगों से मेरे व्यक्तिगत जो संबंध इंदौर में है, उसका मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे कम उम्र में सर्वाधिक अच्छे संबंध बनाने का मौका लोगों से मिला। और उन लोगों का आशीष है कि मैं नहीं भी रहता हूँ तो पीठ पीछे मेरे बारे में वो अच्छा बोलते हैं, समय समय मुझे मार्गदर्शित करते हैं, और उनके मार्गदर्शन को मैं पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा छात्र के रूप में ही रहना चाहूँगा। आज भी युवा हूँ तो छात्र हूँ, और आने वाले समय में भी मैं सीखने की मुद्रा में ही रहना चाहता हूँ, कभी सीखा सिखाया प्रोफेसर नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं आपका एक और आप में विशेषता देखी गई कि आप पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड मिला हुआ है, बावजूद इसके आपके भीतर कहीं अहंकार नहीं दिखाया जाता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल गॉसिप जब होती है तब किसी भी बात की, आप जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं या चुनाव होते हैं, तो उस दौरान भी आप जब समीक्षा करते हैं अपनी पार्टी की, दिगर पार्टी की, वो समीक्षाएं काफ़ी सटीक बैठ जाती है। आखिर वो चिंतन कैसे उभर कर आता है आपके मनोमस्तिष्क पर? वो तो धूप से ही, संघर्ष से और संघर्षों से ही हो पाता है। जब मैं राजनीति में आया तब तक मेरे पिताजी एक्टिव राजनीति से बाहर हो चुके थे, तो और नहीं उन्होंने कभी मुझसे राजनीति की बात करी। घर में चूँकि पढ़ाई का, साहित्य का और अन्य चीज़ों का माहौल रहता है, तो राजनीति की हम बात करते ही नहीं हैं। और हमने नियम भी बना रखा है कि घर में हम घर की बात करें। तो जब मैं राजनीति में आया तो एक छात्र के रूप में आया, चूँकि पिताजी ने कभी मार्गदर्शन दिया नहीं, तो गिर के, संभल कर, ठीक होकर, संघर्ष करके, जेल जाकर, लाठी खाकर, अपमान झेलकर अकल आई है। तो जो लोग बोलते हैं कि वक्त सब बता देता है, तो मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपने धूप देखी हो, संघर्ष देखा हो, तो आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आती है। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। और ये बात पार्टी और संगठन और वरिष्ठ नेतागण भी समय समय पर देखते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं। और यही कारण है कि आपके कांधों पर एक बार फिर एक प्रभार आया हुआ है, जो सांवेर विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके आप एज ए बतौर प्रभारी यूथ के लिए काम करते दिखाई देंगे। किस तरह का दायित्व मिला है आपको? देखिए, पार्टी जब भी चुनावी समर में आती है
तो अपने अपने सिपा सालारों को नियुक्त करती है। और हमारी पार्टी में एक अवगुण है कि जब सत्ता में रहती है तो उनको मनोरंजन करने वाली की ज़रूरत पड़ती है, और विपक्ष में रहती है तो योद्धाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी मुझे योद्धा के रूप में देखती है और विपक्ष में मेरा भरपूर उपयोग लेती है। सत्ता पक्ष में मेरा उपयोग ले नहीं ले, विपक्ष में ज़रूर मेरी पार्टी मेरा उपयोग लेती है। और आदमी का उसका जो कैरेक्टर में निखार ही तब आता है जब वो विपक्ष में समय देता है। तो पार्टी ने मुझे आदेशित करा है कि उपचुनाव में कहीं भाग लेना है आपको, अभी सावेर दिया है, और मुझसे ये भी पूछा है कि आप अगर अन्य कोई क्षेत्र लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जहाँ आपका सर्वाधिक आप काम कर पाएँ। चूँकि उपचुनाव है, आम मुख्य चुनाव से अलग इसकी विचारधारा है। लोकतंत्र को झुटिया के लोगों ने जनता के विश्वास को, जनता के वोट को धोखा देकर लोगों ने धोखे से सरकार बनाई है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा चुनाव नहीं, कांग्रेस का चुनाव नहीं, अपितु जनता का चुनाव है। बिल्कुल सही कहा आपने, जनता का चुनाव तय करे कि क्या आने वाले समय में विधायकों की खरीदी बिक्री ही सरकार बनाएगी कि आपका वोट सरकार बनाएगी। आप चाहेंगे कि आपके घर के द्वार पर आपका जनप्रतिनिधि आए, आपसे आपकी समस्याएं पूछे, आपके जीवन को सुलभ करे, या आप चाहेंगे कि वोट किसी को भी दे और विधायक अपने कुछ पैसे लेकर किसी भी विचारधारा को छोड़कर नई विचारधारा में जुड़ जाए सिर्फ सत्ता का लालच के लिए? अगर ये होगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर जनता को अपने अधिकार अपने हाथ में रखने हैं, अपने हाथ में सरकार गिराने बनाने की ताकत रखनी है, अपने हाथ में अपना विधायक सांसद बनाने की ताकत रखनी है, तो जनता को ये चुनाव उसी विचारधारा से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अधिकार अगर हमारे घर पे कोई कब्जा कर लेता है, हमारे क्षेत्र देश पे कोई कब्जा कर लेता है, तो हम उसको निकाल बाहर करते हैं। ऐसे ये आपके अधिकारों पे कब्जा है, आपके अधिकारों पे अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को जनता को ही हटाना है। ये मेरा अकेले का विवाद नहीं है, मेरा अकेले का चुनाव नहीं है। जनता तय करे कि अगर उनके हाथ में लोकतंत्र की चाबी रहे तो जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताए, और जनता ने जिस पार्टी को 5 साल के लिए चुना है वही पार्टी पुनः 3 साल के लिए सत्ता में आए। अगली बार जनता वापस तय करे कि कांग्रेस या बीजेपी को वोट देना है। लेकिन जब जनता ने 2018 के चुनाव में तय करा था कि कांग्रेस की सरकार हमको 5 साल के लिए बनानी है, तो पूरे 5 साल हमको काम करने का मौका मिले। हमने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, वो मेरिट के आधार पर 2023 में आप तय करें। लेकिन जब अगर आपने हमको 5 साल काम करने का मौका दिया है तो 5 साल हमको काम करने का मौका आप दें। और उसके पीछे ये उपचुनाव हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। 1-2 सीट भी कम ज़्यादा हमको चुनाव सत्ता से बाहर रख सकती है, सत्ता से नहीं आपके विश्वास से बाहर रख सकती है, क्योंकि आपने हमें 5 साल के लिए चुना है। तो जनता तय करे कि वो अपने हाथ में लोकतंत्र की चाबी रखे। ऐसा नहीं हो कि जनता किसी को भी वोट दे और वो महाशय कल को अन्य पार्टी में चले जाए, तो फिर जनता के बीच में जाएगा कौन, जनता की सुनेगा कौन? जब पैसे से ही सरकार बना दी जाएगी और षड्यंत्र तो सरकार बना दी जाएगी, तो लोकतंत्र और जनता का समर्थन मांगेगा कौन? तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जनता आपका नेता आपके द्वार पे आए, नेता आपसे पूछे, आपका फीडबैक ले, आपसे रिकमेंडेशन ले, तो आप उस नेता को चुनने का अधिकार अपने हाथ में ही रखें, अन्य पार्टी के हाथ में न दे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कांग्रेस के वॉरियर के रूप में आपने गजब का मोर्चा खोल दिया। जैसे ही आपको जिम्मेदारी मिली और आपने आज शुरुआत कर दी, अपनी बात पूरी शिद्दत से रखी और कहीं ना कहीं लगातार सच दिखाने की कोशिश आपके बोल के माध्यम से दर्शक सुन रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बात आपकी समझ आ गई होगी। देखा जाता है ज़्यादातर पॉलिटिशियन महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन वो गुण आपके भीतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता है, या फिर हो भी तो हो सकता है कि मेरी आंखें उतनी पैनी ना हो। दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। पिंटू जोशी जी की दिनचर्या क्या होती है? महत्वाकांक्षी कौन नहीं होता है बताइए? अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी हूँ क्योंकि महत्वाकांक्षा ही हमें आगे भागने के लिए, दौड़ने के लिए, परिश्रम करने के लिए इंस्पायर करती है। तो बिना जिसमें महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जरूर सेहत के लिए हानिकारक होती है, समाज के लिए हानिकारक होती है। तो महत्वाकांक्षी मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में मुझे अच्छा स्थान मिले, इस लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में मुझे अच्छा स्थान मिले, और मेरा विस्तार हो तभी मैं सर्वाधिक अपने विचारों का विस्तार कर पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए खड़ा हो पाऊँगा, उनकी मदद कर पाऊँगा, उनके लिए लड़ पाऊँगा। तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरा विस्तार हो। हाँ, जहाँ तक की बात है दिनचर्या की, एक सामान्य युवा जैसे ही मेरी दिनचर्या है। चूँकि अभी सावन का माह चल रहा है, तो सुबह 7 बजे भोलेनाथ जी हमारे पीछे ही साक्षात विराजित हैं।
तो उनके अभिषेक से दिन का शुभारंभ होता है और उसके बाद मैं दोपहर तक क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि लोग मेरे पास ना आए, ताकि मुझे 4 नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाए। तो मैं अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मिलना है आज, तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही उनके पास चले जाऊँ, ताकि आसपास के और लोगों से मेरी मेल मुलाकात हो जाए। ये पीआरशिप का बड़ा अच्छा तरीका रहता है। और शाम को ऑफिस आकर मैं जिन लोगों को व्यक्तिगत कार्य है, कोई एकांत में बात करनी है या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी लिखा पढ़ी हमको पेपर वर्क करना है, तो वो सड़क पे खड़े तो हो नहीं सकती है, तो उसके लिए कार्यालय आके मैं काम करता हूँ। रात को ऑफिस घर जाने से पहले साइकिलिंग कर लेता हूँ या वॉक कर लेता हूँ, जिससे मेरे फिटनेस भी और एक दिन भर की जो मानसिक थकावट रहती है उसको रिलैक्स करने के लिए किसी न किसी गेम में होना आपका अति आवश्यक है। लॉकडाउन में भरपूर मौका मिला पढ़ने का, लिखने का, साहित्य पढ़ने का, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का। चूँकि मैं मानता हूँ कि हम लोग अगर पूरे समय धंधे, व्यवसाय, काम की बात करेंगे तो हमारे अंदर का रस ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे अंदर कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे लिखने का शौक़ हो, पढ़ने का शौक़ हो, संगीत का शौक़ हो, साहित्य का शौक़ हो। तो कोई ना कोई कला आपके मन के अंदर के मानव को जीवित रखती है। और मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तकरीबन हर कला पसंद है। मुझे एक बागवानी का शौक़ है, मुझे संगीत सुनने का शौक़ है, गाने का बिल्कुल नहीं। मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है, जीवनियाँ पढ़ने का शौक़ है, इंग्लिश हिंदी नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है, फिक्शन पसंद है, लव स्टोरीज़ पसंद है, थ्रिलर पसंद है। हर जॉनर की गाने सुनता हूँ। मूवीज़ देखने का भयंकर शौक़ है। रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि एक पिक्चर तो मैं देखूँ ही देखूँ, मूवी में देखूँ ही देखूँ। तो मेरे बच्चों के साथ मुझे घूमने का शौक़ है, प्रकृति के नज़दीक जाने का शौक़ है। तो ये आपके अंदर के इंसान को जीवित रखती है। सब कहते हैं कि जो है, एक विल स्मिथ ने उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यवसाय, ये सब तो जीवन जीने के और जीवन यापन करने के तरीके हैं, लेकिन संगीत, सिनेमा, प्रकृति, ये सब ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक है। तो जीवन यापन के लिए आवश्यक काम धंधा है और जीने के लिए आवश्यक शौक़ है। तो ये सब शौक़ आदमी में होने चाहिए, जिससे आदमी जिंदा दिल बना रहता है। कॉलेज टाइम में स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मध्य प्रदेश टीम का कैप्टन रहा हूँ फुटबॉल का। तो अब तो रोज़ तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक आध बार तो मैं ग्राउंड पे उतर ही जाऊँ। और खेलों के साथ ये अच्छी चीज़ रहती है कि आपके अंदर की खेल भावना हमेशा जीवित रखती है। छोटे मोटे असफलताएँ, दुख, चोट, इन सब चीज़ों को तो आदमी कभी चिंता ही नहीं पालता है। तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होने का फ़ायदा ये रहता है कि वो जीवन की झंझावातों से, संघर्षों से उसका दिल छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। निर्णय की भूमिका में रहता है, फैसले जल्दी करता है, उसे हार जीत उसे मायने नहीं रखती। एक स्पोर्ट्समैन स्ट्रांग रहता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है। विपक्षी के प्रति भी अच्छी भावना रखता है, आज हारे हैं कल जीतेंगे ये भावना रखता है। और कोई परम सत्य नहीं होता, ये भी भाव रखता है कि आज अच्छा परफॉर्म नहीं करा, कल अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि मतलब मैं चूँकि अच्छा मंच मिला है, अच्छा मौका मिला है, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ और पॉलिटिकल होना भी नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति में हूँ लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। क्यों आम आदमी राजनीतिक क्यों नहीं हो सकता? एक आम युवा राजनीतिक क्यों नहीं हो सकता? जो सामान्य लोगों जैसा अपना जीवन जीता हो, सामान्य लोगों जैसा, आम आदमी जैसा अपना विचार और शौक़ रखता हो, वो क्यों नहीं राजनीतिक हो सकता है? मेरे हिसाब से सफल राजनीतिक ही वो होता है जिसके लिए वो ड्यूटी नहीं है, उसके लिए शौक़ हो, उसके लिए पैशन हो। तो ये कोई मेरे लिए 9 to 5 की जॉब नहीं है, ये मेरे लिए काम है कि मुझे पसंद है राजनीति में आना, मुझे पसंद है लोगों से मिलना, मुझे पसंद है कि अपनी उपयोगिता साबित करना। तो अगर एक आम आदमी भी ये विचार रख सकता है तो क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं विचार वहीं आते हैं जहाँ अध्ययन होता है। और पिंटू जोशी जी का अध्ययन बता रहा है कि एक प्रश्न होता है और वो इतनी सारी बातें बता देते, अपने जीवन की, अपने राजनीतिक क्षेत्र की, अपने दिनचर्या की पूरी किताब जो है सबके सामने खोल के रख दी। पिंटू जी, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक चर्चित चेहरे के रूप में चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह साइलेंटली आगे बढ़ते रहे और इंदौर शहर माँ अहिल्या की नगरी पर छा से जाए। थैंक यू। धन्यवाद।